हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपीसी सेंटर। दिस इज प्रशांत कुमार। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बीपीएससी की इंटरव्यू की तैयारी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करूंगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 70वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा का जो रिजल्ट है आगामी 20-25 दिनों के अंदर अंदर परीक्षा परिणाम प्रकाशित किया जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में वैसे अभ्यर्थी जिनका 70वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा एवरेज अच्छा गया है, वे अपनी तैयारी का कुछ समय इंटरव्यू पर भी व्यतीत कर रहे होंगे, तो उनके लिए आज का जो वीडियो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। कुछ दिनों पूर्व हमने एक और वीडियो अपलोड किया था इंटरव्यू की तैयारी से संबंधित। उसमें अपलोड किया गया था कि अभी से किन महत्वपूर्ण टॉपिक्स पे हमें वर्क करना है इंटरव्यू की तैयारी से संबंधित। ठीक है, चूंकि अभी रिजल्ट आए नहीं हैं, तो रिजल्ट आने के पहले किन किन टॉपिक को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेना है, इसका वीडियो मैं प्रीवियस में अपलोड कर चुका हूँ। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ऐसे कौन कौन से प्रश्न हैं, ऐसे कौन कौन से टॉपिक हैं जो अक्सर बीपीएससी में जहां से प्रश्न इंटरव्यू बोर्ड के द्वारा पूछे जाते हैं, और टॉपिक के अंतर्गत कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जहां से प्रश्न पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी अधिक होती है। कोई ज़रूरी नहीं है कि सभी अभ्यर्थियों से यह प्रश्न पूछे ही जाएं, लेकिन इसकी संभावना अधिक होती है, क्योंकि एक जनरल लेवल के जो सवाल होते हैं इंटरव्यू के दौरान जो पूछे जाते हैं, डिस्कस किए जाते हैं, उनमें से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो अगर आप लोग नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप @ISPC सेंटर को आप लोग जरूर ज्वाइन करें। आइए अब हम लोग डिस्कशन प्रारंभ करते हैं। पहला पॉइंट है शैक्षणिक योग्यता से संबंधित प्रश्न। काफ़ी महत्वपूर्ण है और आपकी इंटरव्यू की जो शुरुआत होगी वो यही प्रश्न से इंटरव्यू की शुरुआत होगी, क्योंकि हमने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि आपकी जो बायोडेटा है, बायोडाटा वगैरह, वह बोर्ड के सामने नहीं रखा जाता है, उसे गोपनीय रखा जाता है। ठीक है, तो आपकी इंटरव्यू की शुरुआत शैक्षणिक योग्यता से ही प्रारंभ हो सकती है। मोस्टली कैंडिडेट की जो इंटरव्यू की शुरुआत होती है वह इसी टॉपिक से होता है। आपने ग्रेजुएशन कब किया है, कहाँ से किया है, किस सब्जेक्ट से किया है। ठीक है, मोस्टली देखेंगे कि आप कितने भी कैंडिडेट से बात करें जो साक्षात्कार इंटरव्यू बीपीएससी में दे चुके हैं, उनसे जो स्टार्टिंग सवाल है, ठीक है, यहीं से पूछे जाते हैं। तो शैक्षणिक योग्यता से संबंधित प्रश्न में सबसे पहले तो आपकी योग्यता क्या है, यह प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, स्नातक या स्नातकोत्तर का विषय, अगर मान लेते हैं कि ग्रेजुएट हैं तो ठीक है, ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट क्या है उसे बताइए। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं, पीजी अगर आपने किया है, ठीक है, तो उसके बारे में बताना है। टेक्नोलॉजी वाले जो अभ्यर्थी हैं, बीटेक वगैरह जो किए हैं, बीटेक एमटेक वगैरह, वे अपने बैकग्राउंड को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर ले। ठीक है, क्योंकि वो जब उनका डायमेंशन अलग हो जाता है, बीटेक अगर और एमटेक अगर आप बताएंगे तो स्वाभाविक सी बात है आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि तकनीकी के क्षेत्र में आगे बढ़ने के बाद फिर आप आप प्रशासन के क्षेत्र में क्यों आना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन एवरेज अगर देखा जाए तो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन वाले ज़्यादा स्टूडेंट होंगे, तो उनका स्नातक स्नातकोत्तर का क्या विषय है। इसके बाद संस्थान का नाम, जहां से आपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी आपने किया है, उसके अब स्थिति कहाँ पर है, स्थापना वर्ष। ठीक है, स्थापना वर्ष कोई ज़रूरी नहीं है कि पूछा जाए, लेकिन हो सकता है कि आपकी एक आकलन करने के लिए आपकी पर्सनालिटी को आप अपने कॉलेज के बारे में, यूनिवर्सिटी के बारे में कितना जानते हैं, कितने उसको परखा है आपने, तो इसकी जांच करने के लिए हो सकता है कि स्थापना वर्ष ये सब आपसे पूछ लिया जाए, लेकिन अमूमन यह पूछा नहीं जाता है। ठीक है ना। तो संस्थान का नाम, और हमने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि अगर आपके संस्थान का नाम कोई फेमस पर्सनालिटी पर आधारित है तो उसे आपको अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेना पड़ेगा। जैसे हमने एग्जाम्पल ग्रुप पे बताया था, अगर आप पटना में एन कॉलेज से संबंधित हैं तो अनुग्रह नारायण के बारे में पूरे अच्छे तरीके से आपको जान लेना पड़ेगा। ठीक है, तो हर एक यूनिवर्सिटी का अलग अलग महत्व होता है, अलग अलग इंपॉर्टेंस होता है, तो उसके बारे में आपको थोड़ा सा संक्षिप्त जानकारी रखनी है। संस्थान से जुड़े या अध्ययन प्राप्त महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, एलुमिनाई, कोई फेमस पर्सनालिटी हैं जो आपकी संस्थान से निकले हों और जिन्होंने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छी खासी ख्याति जिन्होंने प्राप्त की हो, तो ऐसे कोई एलुमिनाई अगर हैं तो उनके बारे में आप लोग जानकारी प्राप्त कर लें। स्नातक विषय का प्रशासन में योगदान, सबसे महत्वपूर्ण यह है, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है स्नातक विषय का प्रशासन में योगदान। मान लेते हैं कि आपका स्नातक विषय है वह है हिस्ट्री।
या फिर मान लेते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आपका स्नातक विषय है। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लोक प्रशासन का, प्रशासन में आप अपने विषय का प्रशासन में किस प्रकार से यूटिलाइज कर पाएंगे। ठीक है, अगर आपने बीटेक किया है तो बीटेक करने के बाद आप प्रशासन में क्यों आना चाहते हैं, इसका औचित्य को आपको बताना है और इसी औचित्य के संदर्भ में आपको यह समझाना पड़ेगा कि उस विषय का प्रशासन में आप किस प्रकार से प्रयोग कर पाएंगे। ठीक है, अगर आपका ऑप्शनल पेपर, कुछ भी ऑप्शनल पेपर हो, पॉलिटिकल साइंस हो, एंथ्रोपोलॉजी हो, ग्रेजुएशन सब्जेक्ट कुछ भी हो, जूलॉजी हो, बॉटनी हो, ठीक है, तो उसका प्रशासन में योगदान आपसे पूछ सकते हैं और 2-3 सेंटेंस में आपको अच्छे तरीके से इसको तैयार करके रख लेना है। इसे मन में ही मत सोच कर रखिए, ऐसे ऐसे कुछ छोटे छोटे जो सवाल हैं उसको एक जगह कॉपी पे लिखिए और एक जगह लिखने के बाद 2-2 सेंटेंस में एक संक्षिप्त उसका उत्तर तैयार कर लीजिए। ठीक है ना, इससे क्या होगा कि क्या एग्जैक्ट दिमाग में जो एग्जैक्ट आप सोच पाते हैं उसी को वहां पर लिखिए ताकि वहां पर प्रेजेंट करने में आपको सहूलियत हो। ठीक है, और विचारों में स्पष्टता बनी रहेगी जब आप उसे लिखकर प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो स्नातक विषय का प्रशासन में क्या योगदान है, काफी महत्वपूर्ण है। यह हो गया आपका शैक्षणिक योग्यता से संबंधित सवाल। अब है वैकल्पिक विषय से संबंधित प्रश्न। चूंकि स्नातक का विषय और वैकल्पिक विषय अधिकांश अभ्यर्थियों का एक होता है, सिमिलर होता है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि सभी अभ्यर्थियों का स्नातक विषय और वैकल्पिक विषय दोनों सेम हो, क्योंकि अब जो बीपीएससी में वैकल्पिक विषय लिए जाते हैं वह चूंकि क्वालिफाइंग है तो क्वालिफाइंग को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं, वैकल्पिक विषय का चयन किया जाता है। ठीक है, और स्नातक विषय का चयन किया जाता है आगे अपने फ्यूचर को ध्यान में रखकर, और यहाँ पर वैकल्पिक विषय का चयन किया जा रहा है क्वालिफाइंग नेचर को देखते हुए। ठीक है, तो दोनों अलग अलग मोस्टली कैंडिडेट के अब होने लगे हैं। ठीक है, तो आपका वैकल्पिक विषय, मान लेते हैं कि आप क्वालिफाइंग दृष्टिकोण से आपने ग्रेजुएशन किया है, आपने साइंस स्ट्रीम से, बायोलॉजी से, मैथ्स से, ठीक है, हो सकता है कि आपने ग्रेजुएशन साइंस बैकग्राउंड से या कॉमर्स से आपने किया हो, और वैकल्पिक विषय बीपीएससी में आप हिस्ट्री ले चुके हैं, चूंकि यहाँ पर आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है और हिस्ट्री ऑलमोस्ट कैंडिडेट का लगभग ठीक ठाक होता है, तो हिस्ट्री आपने ले लिया है। तो ऑप्शनल आपने हिस्ट्री क्यों लिया है, चुनाव का क्या आधार है, इसे आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना पड़ेगा, क्या आप बताएंगे। ठीक है, स्नातक विषय से भिन्नता की स्थिति में प्रश्न बनने की संभावना अधिक होती है अगर वे इस बात को पकड़ पाते हैं तो। ठीक है, अगर वो मान लेते हैं बातचीत के दौरान इंटरव्यू बेड में वहां पर जो भी मेंबर बैठे हुए हैं उनके द्वारा प्रश्न पूछे जाते हैं कि स्नातक विषय आपका क्या था, ठीक है, फिर पूछा जाता है और वैकल्पिक विषय आपका क्या है, तो अगर वे इस बात पे गौर कर लिए कि दोनों अलग अलग है तो पूरी पॉसिबिलिटी है कि यह पूछे जाएंगे उनके द्वारा कि ये भिन्नता का कारण क्या है, कि आपने स्नातक के दौरान अपने विषय को अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा है कि आपको वैकल्पिक विषय चेंज करना पड़ा, यह भी एक गंभीर सवाल है। तो ऐसे ऐसे जो प्रश्न है उसको अच्छे तरीके से आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, लेकिन चूंकि आप क्वालिफाइंग है तो आप स्पष्ट बोल सकते हैं। ठीक है, प्रशासन में वैकल्पिक विषय का क्या योगदान है, स्नातक विषय का भी योगदान और वैकल्पिक विषय का भी प्रशासन में क्या योगदान है। ठीक है, तो ये दोनों हो गए स्नातक विषय और वैकल्पिक विषय आपके शैक्षणिक बैकग्राउंड से संबंधित। सिविल सेवा में आने का आपका क्या कारण है, काफी महत्वपूर्ण सवाल है और इसके आधार पे वे आपकी पर्सनालिटी को जज कर पाते हैं। आप क्या बोलते हैं सिविल सेवा में आने का कारण। ठीक है, आपको अच्छे तरीके से इसको सोच लेना पड़ेगा, क्योंकि जो भी आप शब्द का प्रयोग करेंगे उसके बाद आपसे काउंटर सवाल होने प्रारंभ हो जाएंगे। ठीक है, तो सिविल सेवा में आने का क्या कारण है, इसमें अच्छे तरीके से जो भी आप सिविल सेवा में जिसके प्रति आपका अट्रैक्शन है सिविल सेवा के प्रति, जिन किसी भी कारण से, उसे अच्छे तरीके से यहाँ पर शब्दों में अभिव्यक्त करना है। अगला है पद की वरीयता से संबंधित प्रश्न। पद की वरीयता काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि 70वीं बीपीएससी में आप देखेंगे तो इंटरव्यू से पहले ही हम लोग पोस्ट प्रेफरेंस वगैरह है वो सब अप्लाई कराया जा चुका है। हालांकि इंटरव्यू के दौरान भी वो पोस्ट प्रेफरेंस वहाँ पे फिर से भरने का मौका मिलेगा, लेकिन पद वरीयता से संबंधित प्रश्न आपको अच्छे तरीके से कंप्लीट करना पड़ेगा, और वो भी तब जब आप मान लेते हैं कि एसडीएम बनने जा रहे हैं। तो आपने अब फर्स्ट चॉइस पे है आपका एसडीएम, दूसरा पे है आपका डीवाईएसपी, ठीक है,
तो आपसे ये सवाल पूछे जाएंगे कि प्रशासनिक सेवा को आपने पुलिस सेवा से वरीयता क्यों दिया, क्योंकि डिप्टी एसपी का जो पद है चैलेंजिंग से जुड़ा चुनौतीपूर्ण पद माना जाता है और एक प्रतिष्ठित पद माना जाता है। ठीक है, तो डिप्टी एसपी को छोड़कर आपने एसडीएम को क्यों वरीयता दिया, तो ऐसे सवाल के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। दूसरी बात, प्रीफरेंस ऑर्डर भी आपको याद रखना है, कम से कम 4-5 प्रीफरेंस ऑर्डर याद रख लीजिए। कई सारे ऐसे अभ्यर्थी होते हैं उनको सिर्फ 2 प्रीफरेंस ऑर्डर याद रहता है, एसडीएम और डीवाईएसपी, नहीं, कम से कम 4-5 प्रीफरेंस ऑर्डर को आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लीजिए कि आपने क्या वहां पर फिलअप किया है, और गलत नहीं बोलना है, वहां पे आपको एज इट इज बोलना है जो आपने वहां पर कॉलम में फिलअप किया है। तो वरीयता आप क्रम आपको याद कर लेना है, और वरीयता क्रम के बाद आपको ध्यान देना है कि वरीयता का आधार क्या है, आपने किस आधार पर ये प्रीफरेंस दिया है। ठीक है, तो वो प्रीफरेंस का वरीयता का आधार क्या है, और उसके थोड़े थोड़े काम को आप लोग जान लीजिए, क्योंकि कई सारे ऐसे अभ्यर्थी मिल जाएंगे जो एसडीएम तो बनना चाह रहे हैं लेकिन एसडीएम का क्या रोल है एडमिनिस्ट्रेशन में ये उनको पता ही नहीं होता है। तो थोड़ा सा आप लोग इसका काम क्या है, ड्यूटीज क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी एकत्र कर लेना है, बाकी जानकारी आपको ट्रेनिंग के दौरान दी जाएगी। ठीक है, तो आपको एक संक्षिप्त जनरल जानकारी ही प्राप्त कर लेना है जो कि एक सामान्य नागरिक होने के नाते प्राप्त होनी चाहिए। ठीक है, वरीयता का कारण, वरीयता का आधार हो गया। कार्य या जिम्मेवारी, हमने बताया एक एसडीएम के रूप में क्या जिम्मेवारी है, क्या कार्य करने होंगे आपको, इसके बारे में आपको जानकारी रखना है। आप डीवाईएसपी पद को चूज करते हैं तो उसके बारे में आपको दोनों को लेकर आप मतलब पहले दूसरे नंबर पे रख रहे हैं तो इसका क्या कारण है, इसे आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। अगर डीवाईएसपी आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस है तो यहाँ से आपके कई सारे ऐसे सवाल पूछे जाएंगे जो आपकी बुद्धिमत्ता की जाँच करने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। प्रशासन में आपकी क्या भूमिका होगी, आप एसडीएम के रूप में क्या करना चाहेंगे, आपकी क्या वरीयता होगी, काम का क्या आधार होगा एसडीएम के रूप में। ठीक है ना, मान लेते हैं कि आपसे पूछा जाएगा कि एसडीएम के रूप में आप जब आप एसडीएम बनकर किसी प्रशासन में जाना चाहेंगे, किसी प्रशासन में आप एसडीएम के रूप में किसी भी ब्लॉक में अनुमंडल में आपको पदस्थापित किया जाता है तो आप कौन सा काम करेंगे, आपकी वरीयता क्या होगी, किन 4-5 कामों पर आप फोकस करेंगे। बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में अगर आपकी नियुक्ति की जाती है तो वहां पर बाढ़ से आप कैसे निपटेंगे। प्रशासन और लोगों के बीच आजकल गैप बनता चला जा रहा है, तो जब प्रशासन और लोगों के बीच आजकल गैप बनता चला जा रहा है तो उस गैप को आप कैसे भरपाई करेंगे। ठीक है, सरकार के द्वारा वैसे कौन कौन से प्रयास किए जा रहे हैं जिससे प्रशासन और लोगों के बीच गैप दूर हो। प्रशासन आपके द्वार, ये सारे जो कार्यक्रम है आप देखेंगे कि आजकल क्या है, मुख्यमंत्री के द्वारा ऐसे स्कीम लॉन्च किए गए हैं जिससे लोग और प्रशासन के बीच की दूरियां कम हो रही है और अधिक से अधिक संख्या में लोग प्रशासनिक कार्यों में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। प्रशासन आपके द्वार जो कार्यक्रम है सरकार के द्वारा, बिहार सरकार के जो कार्यक्रम है, इसके अंतर्गत प्रशासनिक पदाधिकारी चाहे एसडीएम हो, डीवाईएसपी हो, सीओ हो, बीडीओ हो, ये सारे अधिकारी आम जनता के बीच जाएंगे, आम जनता के बीच में फील्ड में जाकर वे जनता के प्रशासन आपके द्वार, इसका मतलब हो गया कि गांव-गांव में चौपाल लगाएंगे, उनकी समस्या को सुनेंगे और समस्या का निराकरण करेंगे। तो ऐसे स्कीम को आपको ध्यान में रखकर इन सभी चीज़ों को आपको वहां पर ध्यान देना है। तो सरकार के द्वारा प्रशासन से संबंधित क्या स्कीम लाए जा रहे हैं, सरकार के द्वारा एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेंडली कौन कौन सा स्कीम लाए जा रहे हैं जिससे प्रशासन को जन केंद्रित बनाया जा सके, तो इन सभी को अच्छे से आपको कंप्लीट करना है। तो हो गया पद की वरीयता से संबंधित और आपके पोस्ट प्रेफरेंस से संबंधित सवाल। परिस्थिति जन्य सवाल, ये उन अभ्यर्थियों के लिए ज़्यादा सब इंपॉर्टेंट है जो कि डीवाईएसपी पद पहले नंबर पे दे रहे हैं, चूंकि यह चुनौतीपूर्ण कार्य माना जाता है डीवाईएसपी पद का। ठीक है, तो परिस्थिति जन्य सवाल बहुत ज़्यादा हो सकता है कि 2-3 पूछ लिए जाए, हो सकता है नहीं भी पूछे जाए, तो इसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। इन सारे सवालों से पहले आपको गुजरना पड़ेगा और इसको गुजरने का सबसे बेहतर तरीका होगा मॉक इंटरव्यू। जब बीपीएससी मेंस का रिजल्ट प्रकाशित हो चुका होगा तो कम से कम 4-5 आप लोग मॉक, वैसे अभ्यर्थी जो पहली बार इंटरव्यू में शामिल होंगे कम से कम 4-5 बार मॉक परीक्षा में शामिल हों तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, बाकी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, हॉबी, राज्य विशेष, ये तो ठीक है, इसे हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। कुछ और प्रश्न आगे हम लोग डिस्कस करते हैं, उससे पहले एक महत्वपूर्ण सूचना संक्षिप्त में आपके साथ डिस्कस कर दे रहा हूँ। 71वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए हमारे द्वारा एक पेड बैच को लॉन्च किया गया है और इस पेड बैच का नाम दिया गया है बीपाड एक्सप्रेस। ठीक है, 71वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा के अभ्यर्थियों के लिए यह बैच है बीपाड एक्सप्रेस। ठीक है,
इसके अंतर्गत हम लोग जीएस के दोनों पेपर से संबंधित 150 से अधिक मॉडल आंसर प्रोवाइड करा रहे हैं। पूरे एक साल का करंट अफेयर, प्रत्युत्तर दर्पण, विजन आदि का पूरा इसमें कवर किया जाएगा और लगभग 35 से 40 महत्वपूर्ण ऐसे का भी नोट्स इसके अंतर्गत प्रोवाइड किया जा रहा है। डेली बेसिस पे वीकली टारगेट के साथ पूरे सिलेबस को कंप्लीट किया जा रहा है। और अगर आप लोग हमारे 71वें बीपीएससी मेंस पेड बैच से जुड़ना चाहते हैं तो 8375934036 पे कॉल या मैसेज करके डिटेल जानकारी आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। चूंकि यह इंटरव्यू से संबंधित सेशन है तो इस बैच से संबंधित ज़्यादा जानकारी मैं यहाँ पर देना उचित नहीं समझ रहा हूँ। तो अगर आपको इसके बारे में डिटेल जानकारी चाहिए तो इस नंबर पर कॉल या मैसेज करके आप लोग संपर्क कर सकते हैं। चलिए कुछ और हम लोग प्रश्न देख लेते हैं जो अक्सर बीपीएससी के इंटरव्यू के दौरान पूछा जाता है। आपके आदर्श कौन हैं और क्यों? ठीक है, किन्हीं के आदर्श हो सकते हैं महात्मा गांधी। हमने लास्ट सेशन में भी बताया था कि महात्मा गांधी जो है अधिकांश अभ्यर्थियों के द्वारा महात्मा गांधी बोला जाता है। क्यों महात्मा गांधी बोला जाता है अधिकांश अभ्यर्थियों के द्वारा? क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि महात्मा गांधी से संबंधित कोई भी अगर सवाल पूछ लिया जाएगा तो वे आसानी से उत्तर दे पाएंगे। ठीक है, तो कॉमन आंसर हो गया है महात्मा गांधी। आपको इसके अलावा थोड़ा सा विचार करना पड़ेगा। आप विवेकानंद को के बारे में आप दे सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप अब्दुल कलाम का नाम आप दे सकते हैं। ठीक है, ये सारे अलग पर्सनालिटी के व्यक्तित्व हैं। ठीक है, और इसके अलावा कोई भी आप जिन्हें ज़्यादा पसंद करते हो, कोई भी आदर्श आपके हो सकते हैं। आपके पिताजी आपके आदर्श हो सकते हैं। ठीक है, कोई मोटिवेटर आपके आदर्श हो सकते हैं, कोई ऐसे ऑफिसर जो काफ़ी बड़े पद पे ओहदे पर रहे हो, कोई ऐसे साधारण व्यक्तित्व वाले व्यक्ति भी आपके आदर्श हो सकते हैं। तो क्यों? दशरथ मांझी कितने लोगों के आदर्श हो सकते हैं। ठीक है, तो क्यों? इसका कारण आपको अच्छे तरीके से, और जब आप उस व्यक्ति का परिचय देंगे, जब आप किसी व्यक्ति को आदर्श मानते हैं तो उसके बारे में सभी चीज़ों का आपको जानकारी होनी चाहिए। दशरथ मांझी अगर आप बताते हैं तो दशरथ मांझी के बैकग्राउंड के बारे में कि वे गहलौर से निवास करते हैं, गया जिला में गहलौर गांव है। ठीक है, दशरथ मांझी पर मूवी बनी हुई है। उस मूवी के एक्टर कौन कौन है, एक्टर्स उसमें कौन है, मूवी के डायरेक्टर कौन है, थोड़ी सी संक्षिप्त जानकारी। ठीक है, इसके बारे में आपको फिर परिचय होना चाहिए। जब आप महात्मा गांधी मान लेते हैं कि कोई विकल्प नहीं है और आप महात्मा गांधी के बारे में सोच लेते हैं, तो जब महात्मा गांधी आप बताएंगे तो महात्मा गांधी के बारे में कम से कम उनकी लिखी 1-2 पुस्तक जीवनी आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ ले। ठीक है, हिंद स्वराज पढ़ लीजिए, ये लगभग 100-125 के आसपास पेज की किताब है। हिंद स्वराज काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ पुस्तक आप पढ़ सकते हैं, लगभग 450 की माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ पुस्तक आएगी, काफ़ी अच्छी बुक है, इसे आप लोग पढ़ सकते हैं। किसी भी व्यक्तित्व के बारे में आप वहाँ पे एड्रेस करें, किसी व्यक्तित्व का आप लोग परिचय दें, उसके बारे में थोड़ी जानकारी आपको रखनी पड़ेगी। चयन के पश्चात कार्य करने की वरीयता क्या होगी? अभी हमने ऊपर भी डिस्कस किया था। मान लेते हैं कि आपको डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर बना दिया जाता है, जिला शिक्षा पदाधिकारी। तो जब जिला शिक्षा पदाधिकारी आपको बना दिया जाएगा तो आप शिक्षा के क्षेत्र में कैसे काम करेंगे, आप अन्य पदाधिकारियों से लीक से हटकर आप कैसे काम करेंगे, ड्रॉप आउट रेशियो को किस प्रकार से कम करेंगे, सरकारी स्कूलों की जो दयनीय हालात है उससे आप कैसे निपटेंगे। ठीक है, सरकारी फंड स्कूलों तक पहुंचे, कहीं गबन ना हो, इसके लिए आप क्या मैनेजमेंट करेंगे। तो कई स्तर के सवाल, इसीलिए हमने कहा कि स्टार्टिंग का 4-5 पोस्ट प्रेफरेंस काफ़ी बेहतर तरीके से आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, उसका हर एक डायमेंशन से आपको, और अभी समय है, उचित समय है। ठीक है, जब आप इसे अच्छे तरीके से आप लोग कर सकते हैं। डेली आप लोग रूटीन का 2 घंटे का समय इंटरव्यू पे दीजिए। जब रिजल्ट आएगा तब तक आप काफ़ी कॉन्फिडेंस लेवल में रहेंगे, अगर आपका रिजल्ट आ जाता है तो इंटरव्यू के लिए। ठीक है, तो डेली 1.5-2 घंटे का समय आप लोग निकाल कर इसके लिए दीजिए। थोड़ा सा चिंतन मनन करिए, इलेक्शन का भी समय चल रहा है। इलेक्शन के समय में बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप लोकल न्यूज़पेपर को पढ़ें। लोकल न्यूज़पेपर को पढ़ने से बिहार की पॉलिटिक्स के बारे में स्थिति आप जान पाएंगे। ठीक है, तो लोकल न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। न्यूज़पेपर का मतलब केवल जनसत्ता और राष्ट्रीय संस्करण दैनिक जागरण पढ़ने से नहीं होगा। इंटरव्यू के लिए आपको लोकल जानकारी रखनी पड़ेगी। आप जमीन से कितने जुड़े हुए हैं, बिहार के बारे में कितनी जानकारी रखते हैं, यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो लोकल न्यूज़पेपर को आप लोग फॉलो करें। बिहार में जनसंख्या नियंत्रण, बाढ़, सूखा आदि से निपटने के उपाय। ठीक है, ये सब कॉमन सवाल है जो कि जब आप राज्य स्पेशल टॉपिक को आप कवर करेंगे तो ये सारे टॉपिक को ही कवर करना पड़ेगा। बिहार में गरीबी, नीति आयोग के अनुसार किस प्रकार से गरीबी में गिरावट आ रही है, बेरोजगारी, ठीक है, पलायन इस बार
राजनीति का केंद्र बिंदु बना हुआ है पलायन का मुद्दा, ठीक है। तो पलायन के बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी रखना पड़ेगा। नारी शक्ति वंदन दिनम काफी महत्वपूर्ण हो चुका है, ठीक है। विधानसभा की थोड़ी स्थिति के बारे में आप लोग अच्छे तरीके से जानकारी रखें। चुनाव चल रहा है, चुनाव से संबंधित हर एक चीज को आपको अच्छे से जानकारी रखना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा बिहार में आपदा आप सभी जानते हैं, बिहार एक ही साथ बाढ़ की चुनौती का भी सामना करता है, सूखा की चुनौती का भी सामना करता है। बिहार के आपदा प्रबंधन की क्या स्थिति है, टेक्नोलॉजी का इसमें क्या रोल हो रहा है, इंद्रब्रज ऐप सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे तरीके से जानकारी रखना पड़ेगा हॉलिस्टिक अप्रोच के साथ, ठीक है। हो सकता है कोई डायमेंशन हमने डिस्कस आपके साथ नहीं किया हो, अगर आपके दिमाग में आ रहा हो तो उस डायमेंशन को भी आपको अच्छे तरीके से कंप्लीट करना पड़ेगा। अगला है चयन के पश्चात प्रशासन और जनता के बीच की दूरी कैसे कम करेंगे। हमने डिस्कस किया ऑलरेडी आपके साथ। आपके अनुसार एक अधिकारी में क्या गुण होने चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। और आपके अंदर अधिकारी बनने के क्या क्या गुण हैं, यह भी काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है। आपके अंदर ऐसे कौन सी गुण विशेषता है जिसके आधार पे आपको एक प्रशासनिक अधिकारी बना दिया जाए, एसडीएम और डीवाईएसपी का आपको रोल दे दिया जाए, आपके अंदर ऐसी क्या विशेषता है, ठीक है। तो इसे आपको कर लेना पड़ेगा। एक अधिकारी के रूप में आपकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या होगी, ठीक है। आपकी पर्सनालिटी, हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था कि आपकी पर्सनालिटी के मजबूत पक्ष क्या हैं, आपकी पर्सनालिटी के सकारात्मक पक्ष क्या हैं और आपकी पर्सनालिटी के नकारात्मक पक्ष क्या हैं। दोनों सेक्शन को आपको अच्छे तरीके से करना पड़ेगा। जो नकारात्मक सेक्शन है उसे आप दूर करने के लिए किस प्रकार से आप वर्क उस पर कर रहे हैं, ठीक है, इसे भी आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। एक सफल प्रशासनिक अधिकारी के अंतर्गत कौन कौन से ऐसे गुण होने चाहिए जिसके आधार पर आप उसे सफल प्रशासनिक अधिकारी कह सकते हैं, ये हो गया। दूसरा, कई बार ऐसी परिस्थितियां इंटरव्यू बोर्ड के दौरान आपको सामना करना पड़ सकता है कि जब निष्पक्षता का वहां पे आपके अंदर निष्पक्षता की विशेषता है या नहीं उसको परखने का वहां पे समय आता है। मान लेते हैं कि कोई आपसे संप्रदायवाद से संबंधित कोई ऐसा सवाल पूछ लिया जाए, ठीक है, कोई दंगा फसाद से संबंधित सवाल पूछकर जानबूझकर आपको वे टॉपिक में फंसाना चाहेंगे। कई बार ऐसा होता है कि वो जानबूझकर दंगे से संबंधित सवाल पूछ लिया जाए, हिंदू मुस्लिम कर दिया जाए, ताकि आपके अंदर क्या गुण है, निष्पक्षता, आप कट्टर हिंदू तो नहीं है, कट्टर मुस्लिम तो नहीं है, इस टाइप का वहां पे अभिव्यक्त हो जाए। इंटरव्यू बोर्ड वो चाहेंगे कि आपके अंदर की चीजें बाहर निकले और इसके लिए हो सकता है कि आपको वो तरह तरह के सवाल आपसे पूछ ले जाएं। लेकिन ऐसी स्थिति में भी आपको वहां पर इंटरव्यू बोर्ड के दौरान आपको धैर्य बनाए रखना है, तभी आपकी वास्तविक पर्सनालिटी व्यक्तित्व का आकलन इंटरव्यू बोर्ड के द्वारा किया जा सकेगा, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में भी वहां पर धैर्य के साथ आपको जवाब देना है। दूसरी बात यह है कि मान लेते हैं कि आपसे किसी राजनेता के बारे में सवाल कर लिया जाता है कि आपके अभी तक के आपके फेवरेट पसंदीदा राजनेता कौन है, वर्तमान राजनीति के या फिर स्वतंत्रता के दौर से लेकर अभी तक, ठीक है। तो जब स्वतंत्रता के दौर से लेकर अभी तक पूछा जाएगा तो आज़ादी के दौरान से लेकर गांधी जी आ जाएंगे, जयप्रकाश नारायण आ जाएंगे, लोहिया आ जाएंगे, नेहरू आ जाएंगे, अम्बेडकर आ जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे कई सारे पर्सनालिटी आ जाएंगे। लेकिन अगर वर्तमान दौर का पूछ लिया जाता है तो इसे आप काफी ध्यान के साथ बताएंगे वर्तमान दौर का कौन सा पसंदीदा राजनेता है, ठीक है, क्योंकि इससे आप किसी दल के साथ आपकी विचारधारा किस प्रकार की है यह इससे अभिव्यक्त होगी, ठीक है। या फिर आपको इस तरह से पूछा जा सकता है कि बिहार सरकार के द्वारा आपके अनुसार ऐसे कौन कौन से कार्य हैं जो बिहार सरकार के 5 पॉजिटिव कार्य, बिहार सरकार के 2-3 निगेटिव कार्य जिसे आप बताना चाहेंगे, यह पूछा जा सकता है, ठीक है। या फिर केंद्र सरकार की कौन सी ऐसी योजना है जिसे आप सबसे बेहतर अभी तक मानते हैं, प्रीवियस 10-12 साल का जो नरेंद्र मोदी की सरकार रही है उसमें सबसे बेहतर स्कीम आप किसको मानते हैं, ठीक है। कौन सी स्कीम असफल रही है, आप उसके असफल के क्या सुझाव देना चाहेंगे। इन सब जीएसटी अभी सुधार हुआ है, ठीक है। तो इन सभी चीजों के बारे में आपको अच्छे तरीके से जानकारी रखनी पड़ेगी। और प्रीवियस दो वीडियोज के माध्यम से हमने कई सारे टॉपिक को आपके सम्मुख रखा है। और अगर मुझे लगता है कि आप लोग गंभीरता से इतने सारे टॉपिक पे वर्क करते हैं तो चूंकि अभी रिजल्ट आया नहीं है, रिजल्ट आने में लगभग आपको 20 दिनों का समय बाकी है, ठीक है। नवंबर में आयोग के द्वारा डेट दिया गया है, लेकिन मुझे लगता है कि नवंबर के फर्स्ट वीक तक आयोग इस कोशिश में होगी कि रिजल्ट पब्लिश कर दिया जाए, क्योंकि उसके बाद फिर 15 दिनों का गैप देगा, फिर इंटरव्यू की तैयारी जो है वह प्रारंभ होगी। और चूंकि अभ्यर्थियों की संख्या ज़्यादा है, नंबर ऑफ वैकेंसीज ज़्यादा हैं, लगभग 5000 के आसपास रिजल्ट आएगा, तो इंटरव्यू भी काफ़ी लंबा चलेगा, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आयोग की भी कोशिश होगी कि नवंबर महीने में 10-12 तक रिजल्ट को पब्लिश कर दिया जाए। तो अभी भी समय है,
है जब गंभीरता के साथ आप लोग इतने सारे टॉपिक को कंप्लीट करें, पढ़ लें, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद आपके पास सच में इतना समय नहीं हो पाएगा। आपको अपने ड्रेस पे वर्क करना पड़ेगा, आपको अपनी बायोडाटा पे वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। मॉक इंटरव्यू के लिए आपको समय निकालना पड़ेगा, मॉक इंटरव्यू में जो फीडबैक देंगे उस पर आपको काम करना पड़ेगा, डेली न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा। तो लाइफ काफ़ी बिजी हो जाता है रिजल्ट आने के बाद से, ठीक है। तो उस परिस्थिति को आपको सामना ना करना पड़े, हमने कई बार उस परिस्थिति को झेला है, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि अभी रिजल्ट इंटरव्यू के लिए अभी समय है थोड़ा सा, अभी मेंस का रिजल्ट आने में टाइम है। तो इसके लिए सबसे उचित होगा कि अभी आप लोग कुछ चीज़ों पर वर्क करें। डेली करेंट अफेयर, अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय घटनाक्रम पे आप लोग बारीकी नज़र रखें। बिहार की समसामयिकी को रेगुलर आप लोग कवर करते जाएं, ठीक है। बिहार की राजनीति हो, बिहार की अर्थव्यवस्था हो, बिहार की लोकल इशूज हो, सभी को अच्छे तरीके से आप लोग कंप्लीट करें, ठीक है। और बाकी और जो कुछ भी वीडियोज़ होंगे वह नियमित अंतराल पर हमारे यूट्यूब चैनल पर आते रहेंगे। थैंक यू सो मच। अगर आप लोग नए होंगे तो हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी आप लोग ज्वाइन कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।